ओपीडी बंद नहीं हो रही हैं, सिर्फ जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशंस हमारे होते हैं ओपीडी के लिए जो फॉलोअप होते हैं उनको कंटिन्यू किया गया है। जो ऑफलाइन जो लाइन में लग के जो रजिस्ट्रेशंस करवाने होते थे ओपीडी में, अगर किसी पेशेंट को दिखाना है तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, उसको बंद कर दिया गया है, ताकि जो भी जो लाइन में लगने से जो सोशल डिस्टेंसिंग में जो प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से उस चीज़ को बंद किया गया है। हालांकि ओपीडी बिल्कुल कंटिन्यू चलेगी, फॉलोअप पेशेंट्स एज वेल एज जो न्यू पेशेंट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन कार्ड बनेंगे, लेकिन वो ऑनलाइन बनेंगे। और क्योंकि जो कोविड तो है ही है, उसके साथ में जो नॉन कोविड केसेस जो हमारे होते हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, टीबी, उनको भी रेगुलर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उनको ट्रीटमेंट देना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए अभी फिलहाल के लिए ओपीडी बंद नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन हैं उन्हीं को रुका गया है। ये कब तक चलेगा ऐसे? ये नेक्स्ट 4 वीक्स तक तो है ही। देखो अभी आगे कब तक जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, देखते हैं कब तक चलता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा। बाकी जिस तरह से केसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स तो रहेगा ही। आज जो 2 स्कीम्स अप्रूव की है उसमें एक तो है सोलर पीवी मॉड्यूल्स, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स। इसमें लगभग 10,000 मेगावाट की एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, सालाना एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत में क्रिएट होगी। 4,500 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव डिसबर्स किया जाएगा और बड़े ही डिफाइंड, वेल डिफाइंड क्राइटेरिया के हिसाब से इन सब कंपनीज को चूज किया जाएगा। हमारा अनुमान है कि इन 10,000 मेगावाट जो पीएलआई स्कीम से प्रोत्साहित होंगे, इससे जो एक ओवरऑल स्केल बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग का, उससे और कई कंपनीज भी भारत में आने में प्रोत्साहित होंगी, कंपोनेंट्स भारत में बनना शुरू होंगे और लगभग इस देश में आगे चल के हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। हमारे सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एयर कंडीशनर्स की कहानी तो मैं समझता हूं आप सबको याद होगी। एक जमाना था जब भारत में एयर कंडीशनर्स बना करते थे। पहले हम जब एयर कंडीशनर्स खरीदते थे तो भारत की कंपनियां ही बनाया करती थी। आस्ते 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 विदेश से आने शुरू हो गए और एक समय ऐसा आया कि लगभग 70-80% एयर कंडीशनर्स आस्ते आस्ते विदेश से आने लग गए। कंपोनेंट्स में भी हमने निवेश नहीं किया तो कंपोनेंट्स भी विदेश से आने लग गए और अब यह स्थिति हो गई कि हम पूरी तरीके से विदेशों के ऊपर एयर कंडीशनर्स के लिए निर्भर हो गए। पीछे हमने एक कदम उठाया था कि जो कंप्रेस्ड एयर डाले हुए एयर कंडीशनर्स आते हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स के कारण उसको भारत में लाने देना बंद कर दिया, जिससे इतना जरूर हुआ कि अब एयर कंडीशनर्स इंपोर्ट होने बंद हो गए, परंतु कंपोनेंट्स अभी भी इंपोर्ट होते थे और भारत में असेंबल होके बिकते थे। तो हाल का निर्णय के कंप्रेस्ड एयर के साथ एयर कंडीशनर नहीं आएगा, ये एक कड़ी थी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिससे 25% के करीब वैल्यू एडिशन भारत में आना शुरू हो गया। अब दूसरी कड़ी आज मंजूरी दी गई है, जिसके तहत जो कंपोनेंट्स लगते हैं एयर कंडीशनर असेंबल करने में, उन कंपोनेंट्स को भी अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा, जिससे विश्व स्तरीय स्केल और अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स भारत में बने और जो आज 25% वैल्यू एडिशन होती है एसी बनाने में, वो बढ़ के 75% तक जा सके। Talking about the capability and the differential between India and China, as I said, we have been little slow on the start, and therefore
over the years, a capability differential has come in. China has been able to invest a lot of funds and allocated a lot of funds in ensuring that they imbibe technology. They have sent their people abroad to various Western nations to study their technologies, and therefore they've been able to imbibe some technology, and therefore they certainly have a lead over us. But let me tell you one thing, that while they have a lead over us, we are also evolving technologies to make sure that we come at par with them. But most important, where the biggest differential lies in the field of cyber. We know that China is capable of launching cyber attacks on us, and that he can disrupt a large amount of our systems. So what we are trying to do is to create a system in which we ensure cyber defense. And we have been able to therefore create a cyber agency, which is our own agency within the armed forces. Each service also has its own cyber agencies to ensure that even if we come under a cyber attack, the downtime and the effect of the cyber attack does not last long. We should be able to overcome that cyber attack and continue with our systems either through an alternate means or preventive means through firewalls. So while we are trying to create firewalls for cyber attacks, yet we are quite sure that they will be able to break through the cyber walls and firewalls, and we will have cyber attacks. But then what we are trying to do is how long will your system be down, and how will you be able to operate through that phase of cyber attack that you have been put through. That is one thing which is we are looking at and addressing in a very serious manner. But to say that there is no technology difference, I would hesitate to say that there is a technology difference between us and China, which we have to overcome. And we can overcome this only if we, I dare say, integrate the resources of the three services. आज ममता जी ने ये दुस्साहस किया बोलने का कि सीआरपीएफ को घेरा जाए। ममता जी की गुंडागर्दी ने एक नया मोड़ लिया है, लेकिन अब जनता ने बंगाल की ठान लिया है कि ममता बनर्जी की गुंडागर्दी अब समाप्त होगी। इस चुनाव में अपनी हार को वो देख पा रही हैं, इसलिए बौखलाहट में पहले तो बंगाल के गरीब के खिलाफ थी, अब हिंदुस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ बोल रही हैं। आज ममता जी ने कहा है कि दिल्ली से गुंडा को लेकर बंगाल को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में देश भर के राजनीतिक दलों से लिख कर अपने लिए समर्थन मांगा है। आज जब ममता बनर्जी देश के अन्य प्रांतों को गालियां बक रही हैं, जब अन्य प्रांतों को अपमानित कर रही हैं, वो सारे राजनीतिक दल जिनको ममता बनर्जी ने समर्थन मांगा अथवा जिन्होंने ममता बनर्जी को समर्थन दिया, उन लोगों को अब स्पष्ट करना होगा क्या वो भी अब उत्तर भारत और गुजरात विरोधी हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.